Assalamu alaikum. Today we are going to start new chapter that is organic chemistry. इस चैप्टर में हमने सबसे पहले आज इसका इंट्रोडक्शन देखना है और इंट्रोडक्शन में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हिस्ट्री देखनी है। तो इसकी हिस्ट्री इस तरह स्टार्ट होती है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे ना, उनके बारे में ये सोचा जाता था, ये माना जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम सिर्फ़ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल कर सकते हैं। तो इससे क्या पता चला कि जो पिछले ज़माने तकरीबन 200 साल पहले की ये बात है, 200 ईयर्स को, क्या कंसिडर किया जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स could only be obtained from living organisms। ठीक है, बेसिकली क्या होता था कि कंपाउंड्स को दो कैटेगरी में उनको डिवाइड किया गया था। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होते थे उन्होंने उनको कहा कि ये हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। लेकिन जो नॉन लिविंग से हासिल होते हैं, नॉन लिविंग थिंग से, मैटर से, मिनरल्स वगैरह से, उनको उन्होंने कहा कि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता चला कि 200 ईयर्स अगो ये क्या माना जाता था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में कि इनको हम खुद लैब में तैयार नहीं कर सकते, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही हासिल होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक साइंटिस्ट था जैकोब बेrzelius, ही वाज स्वीडिश केमिस्ट। उसने एक थ्योरी को प्रपोज किया था जिसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। उसने क्या कहा, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं ऑर्डरली, उसके बाद थोड़ा सा इसके बारे में लिख भी लेते हैं। उसने कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका भी बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट था। उसने ये कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम उसको हासिल कर सकते हैं, उसको लैब में तैयार नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो एक फोर्स के अंडर ही तैयार हो सकते हैं, ठीक है, जिसको उसने कहा वाइटल फोर्स। एंड द वाइटल फोर्स इज़ लाइक माइस्टीरियस फोर्स। ये ऐसे थे जैसे एक पुरअसरार फोर्स थी। तो उसने कहा कि ये लिविंग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको हम एक वाइटल फोर्स के अंडर तैयार कर सकते हैं, और जो वाइटल फोर्स है ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, नॉन लिविंग में नहीं पाई जाती। इसलिए हम इनको इनऑर्गेनिक मैटर या मिनरल्स या रॉक्स वगैरह से इसको हम नहीं हासिल कर सकते, ठीक है। तो उसको बाद में रिजेक्ट कर दिया गया था। इसकी रिजेक्शन की भी बात करेंगे। तो इसके बारे में लिख लेते हैं कि जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी, तो जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी इसकी बात करते हैं। इसको प्रपोज किया था जैकोब बेrzelius। ठीक है, इसने क्या कहा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये एक फोर्स के अंडर तैयार होते हैं जिसको उसने कहा वाइटल फोर्स, और इसको फिर इस थ्योरी को उसने नाम दिया वाइटल फोर्स थ्योरी का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, और इस तरह आता है, व्हाट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी एंड हु रिजेक्टेड इट। तो इसकी तो हमने बात कर ली, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी और जैकोब बेrzelius ने इसके बारे में क्या कहा। अब देखते हैं इसको रिजेक्ट किसने किया और कैसे रिजेक्ट किया। तो यहाँ क्वेश्चन क्या आ सकता है, व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी, हु रिजेक्टेड इट। तो अब इसका आंसर हमने देखना है। वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में हमने पढ़ लिया, अब देखना है इसकी रिजेक्शन क्या है। इसको गलत साबित कर दिया गया था। एक साइंटिस्ट था वुलर, उसने एक देखा, जब उसने अमोनियम साइनाइड को हीट किया तो यूरिया प्रिपेयर हुआ। तो जो अमोनियम साइनाइड था ये था एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। इसका फार्मूला लिख लेते हैं, NH4CnO, अमोनियम साइनाइड।
तो जब इसने इसको हीट किया, रीअरेंजमेंट हुई, तो अमोनियम साइनाइड से बना यूरिया। और जो यूरिया था ये था एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अब देखें, अब पिछला कॉन्सेप्ट क्या था कि हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते। तो इस बात से तो ये इसकी रिजेक्शन ही होगी ना कि उसने वूलर ने क्या किया, अमोनियम साइनाइड एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से यूरिया की सिंथेसिस की जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड था। और यूरिया क्या है, ये मैमल्स के यूराइन में पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह ये इसकी रिजेक्शन होगी वाइटल फोर्स थ्योरी की, ठीक है। और हमें ये पता चला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से भी हासिल कर सकते हैं। इसकी मज़ीद नेगेशन हुई थी, एक साइंटिस्ट था कोल, उसने भी लैब के अंदर एसिटिक एसिड को तैयार किया था, ठीक है। तो इस वजह से जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी उसको मज़ीद निगलेक्ट कर दिया गया। तो अब चलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मॉडर्न डेफिनेशन की तरफ, कि इसके अकॉर्डिंग जो हमने देखा कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से भी हम इसको तैयार कर सकते हैं। तो ये हमें अभी तक बात पता चली। अब चलते हैं इसकी मॉडर्न डेफिनेशन क्या होगी। तो आपने ये भी याद रखना है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एटम लाजमी होता है, ठीक है। इसके अलावा भी दूसरे एलिमेंट्स भी होते हैं। दूसरे एलिमेंट कौन से हो सकते हैं, नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, सल्फर हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर एक एक्सेप्शनल केस भी होता है। अब कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन भी होते हैं, बट दीज आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है। अब कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन भी होगा बट वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास बेशुमार कंपाउंड्स हैं। तो हम बात कर रहे थे कि कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन तो होता है लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते। तो उनमें सबसे पहले आता है, इनमें कार्बोनेट्स आते हैं, बाइकार्बोनेट्स आते हैं, इसके अलावा कार्बाइड्स आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो अब चलते हैं इसकी मॉडर्न डेफिनेशन की तरफ। इसकी मॉडर्न डेफिनेशन, तो मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होता है, ठीक है, और इसके अलावा उसके डेरिवेटिव्स भी आते हैं इसके अंदर, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। सच कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन and their derivatives। तो ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हो या इससे आगे, अब जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हो या फिर कार्बन और हाइड्रोजन से मज़ीद आगे जो कंपाउंड्स बनेंगे उनको हम कहते हैं डेरिवेटिव्स। अखज़ जो माखज़ हुए हैं कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड से जो हम मज़ीद कंपाउंड्स बनाते हैं उनको कहते हैं डेरिवेटिव्स। अब मैं इसकी मिसाल देती हूँ। और एक बात आपने और याद रखनी, कार्बन और हाइड्रोजन को हम कलेक्टिवली एक नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन्स का। हाइड्रो मीन हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन कार्बन। तो इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोकार्बन्स को हम ये कह सकते हैं सच कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक हो गया। अब डेरिवेटिव्स का आपको मैं बताती हूँ, डेरिवेटिव का क्या मतलब है। मसलन मेरे पास है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड CH4 मीथेन। अब मैं इसको क्या करती हूँ, इसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देती हूँ किसी और एटम के साथ। मसलन मैंने इसको रिप्लेस किया एक क्लोरीन एटम के साथ, तो ये इसका डेरिवेटिव है। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड है, कार्बन और हाइड्रोजन पे मुश्तमिल एक कंपाउंड है मीथेन। इसको मैंने इसका डेरिवेटिव बनाया। डेरिवेटिव कैसे है कि इसको किसी और एटम के साथ रिप्लेस मैं कर दूंगी तो वो उसका डेरिवेटिव बन जाएगा, और ये है हमारे पास मिथाइल क्लोराइड। अच्छा, अब इसके बाद हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिटेल से इसकी हिस्ट्री भी डिस्कस कर ली, इसके डेफिनेशन भी डिस्कस कर ली। अब हमने देखना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखते हैं। डिफरेंस क्या है, केमिस्ट्री एक्चुअली ये ब्रांच में आ जाती है, बाकी डिफरेंस आपने डेफिनेशन में कुछ भी नहीं करना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट इज़ दी
ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की ब्रांच है विच डील विद, जिसका किससे ताल्लुक है, किसकी स्टडी से, विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसमें क्या आ जाते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन कोवलेंटली बॉन्डेड एटम जो होते हैं और इसके डेरिवेटिव्स भी आ जाते हैं। ठीक है। और एक और बात याद रखनी आपने, ज़रूरी नहीं है, मैं आपको पहले भी ये बता चुकी हूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड जस्ट कार्बन और हाइड्रोजन पे मुश्तमिल होते हैं, ऐसा नहीं है। इसके अंदर दूसरे भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि हम आपको बताया, इसके अंदर नाइट्रोजन भी होता है, सल्फर भी होता है और फास्फोरस भी हो सकता है। ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन तो इसके एसेंशियल पार्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, तो इसको हम लिख लेते हैं, ये क्या है, ये इसके एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये इसमें लाजमी होंगे। ठीक है। लेकिन ये भी हमने देखा कि ज़रूरी नहीं है कि तमाम कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, ये ऐसा भी नहीं था, हमने एक्सेप्शनल केस भी पढ़ा था।